नमस्कार, मैं अजयपाल यादव, व्याख्याता इतिहास। पिछले पार्ट में हमने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा था, संसद के कार्य और अधिकारों के बारे में पढ़ा था। आज कार्यपालिका के बारे में और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक। अनुच्छेद 52 में यह उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होते हैं। तो संवैधानिक रूप से औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। विदेशों से किए जाने वाले संधि और समझौते सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। केवल वैधानिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। ये माननीय रामनाथ कोविंद भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लोकसभा के लिए आयु 25 वर्ष थी, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष थी, लेकिन राष्ट्रपति के लिए कितनी है? 35 वर्ष। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद क्या होता है? इसकी व्याख्या अनुच्छेद 102 में लाभ के पद के बारे में बताया गया है, लेकिन व्याख्या परिभाषित नहीं किया गया है। अभी जो निर्णय आए हैं उनके आधार पर लाभ का पद वह होता है जो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। सरकार के वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, सरकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं और उस पद के से सरकार हटा भी सकती है। वह पद लाभ का पद होता है। लेकिन नोट, एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसके आधार पर इस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54
के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न लोग शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन सदस्य कौन से? केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, केवल 2 दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और ये भी कब से? 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंग होते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा एक। अनुच्छेद 53 कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 निर्वाचन मंडल की रीति, और वह रीति कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होता है, जिसे एकल संक्रमणीय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, इसे एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति भी कहते हैं। अब इसको विस्तृत समझते हैं। चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है, और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्नांकित सूत्र अपनाया जाता है। न्यूनतम कोटा क्या होता है? न्यूनतम कोटा दिए गए वैध मतों की संख्या डिवाइडेड बाय निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1, और इन सब को 1 से जोड़ा जाता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दिए गए वैध मतों की संख्या 100 मान लेते हैं। निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार 1 निर्वाचित होता है, 1 में 1 जोड़ देंगे और इस सब में 1 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? 100 को 2 से भाग देंगे, 50 में 1 जोड़ेंगे, तो वैध न्यूनतम कोटा क्या हो जाएगा? 100 न्यूनतम कोटा हो जाएगा 51 वोट। तो वो व्यक्ति 51 वोट प्राप्त करता है तो ही निर्वाचित होगा। अगर 51 वोट नहीं प्राप्त करता है तो फिर उसके लिए दूसरी वरीयता को देखा जाएगा। अब ये वरीयताएं क्या होती है इसके बारे में भी आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। पहले न्यूनतम कोटा की दिए गए वैध मतों की संख्या डिवाइडेड बाय निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1, और उन सब में 1 जोड़ दिया जाता है। निर्वाचक सभी प्रत्याशियों के सम्मुख अपनी वरीयता अंकित करेंगे। देखिए, चुनाव में जैसे कोई वोट डालने जाता है तो उसको सभी प्रत्याशियों के सम्मुख अपनी वरीयता अंकित करेंगे। जैसे चुनाव में 4 प्रत्याशी खड़े हैं, 3 प्रत्याशी हैं ए, बी, सी। अब कोई व्यक्ति वोट डालने गया राष्ट्रपति का, तो वो वरीयता अंकित करेगा कि उसकी पहली वरीयता बी है, दूसरी वरीयता ए है, तीसरी वरीयता सी है। दूसरा व्यक्ति जाएगा, उसकी पहली वरीयता ए है, दूसरी वरीयता बी है, तीसरी वरीयता सी है। ये होता है वरीयता क्रम, मतलब चॉइस, उसकी पहली चॉइस क्या है, दूसरी क्या है और तीसरी क्या है, ये वरीयता क्रम होता है। अब यदि पहली वरीयता क्रम के आधार पे, जैसे हमने देखा था कि यदि वैध मत 100 हैं, वैध मत 100 हैं और किसी उम्मीदवार को, एक को वैध मतों का मिला 20 वोट, बी को मिला वैध मतों का 18 वोट और सी को मिला वैध मतों का एक बार दोबारा से, ए को मिला वैध मतों का 20, बी को मिला
18 और सी को मिला 62। देखिए अब इस तरह से वोट हुआ। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि न्यूनतम कोटा प्राप्त किया है या नहीं। न्यूनतम कोटा कैसे, वैध मत 100 में एक जीत रहा है, एक जोड़ देंगे 2 + 1, तो वैध मत कितने हो रहे हैं 51। अब यहाँ पे जो सी कैंडिडेट है उसने न्यूनतम कोटा भी प्राप्त कर लिया है, और न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया तो वो विजयी घोषित हो जाएगा। पहली वरीयता उसकी 62 है और न्यूनतम कोटा भी प्राप्त कर लिया है। अब यदि न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है, देखिए मतगणना के दौरान सर्वप्रथम प्रत्याशियों को मिले पहली वरीयता के मतों की गणना की जाती है। जैसा हमने उदाहरण में देखा कि पहली वरीयता के मतों की गणना की जाती है। इस दौर में जिस प्रत्याशी को कोटा अर्जित हो जाता है, कोटे का अर्थ है न्यूनतम कोटा, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यदि इस चरण में किसी भी प्रत्याशी को कोटा जितने हों, प्रथम चरण में न्यूनतम कोटा पाने वाले प्रत्याशियों को मुकाबले से बाहर कर दिया जाता है। यदि इस चरण में किसी प्रत्याशी को पहले चरण में न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो रहा है किसी भी प्रत्याशी को, तो क्या होता है, जो सबसे कम वोट प्राप्त करता है पहली वरीयता के, उसको मुकाबले से बाहर कर दिया जाता है। इसका उदाहरण समझेंगे किस तरह से, जैसे पहले ए बी सी, ए को वोट मिले 30, बी को वोट मिले 32 और सी को वोट मिले 38। कुल वैध मत हो गए 100, न्यूनतम कोटा है 51। अब यहाँ पे क्या होगा, किसी भी व्यक्ति ने न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया, तो क्या किया जाएगा कि जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसको मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा। और फिर दूसरी वरीयता देखेंगे कि दूसरी वरीयता क्या है। अब दूसरी वरीयता में जैसे इसको पहली वरीयता में 30 वोट मिले, तो ये वोट दूसरी वरीयता के, इनके दूसरी वरीयता में जो वोट मिलेंगे उनको ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जैसे दूसरी वरीयता में, पहली वरीयता में एक को 30 वोट मिले थे, लेकिन वो मुकाबले से क्या हो गया है, बाहर। इसको पहली वरीयता में 30 वोट मिले थे। बी को दूसरी वरीयता में मिलते हैं 32 वोट और सी को दूसरी वरीयता में मिलते हैं 38 वोट। अब क्या होगा, इसके जो पहली वरीयता के वोट थे 30 वोट, इन 30 वोटों को दोनों में डिवाइड कर दिया जाएगा। 15 वोट इनको मिल जाएंगे और 15 वोट इनको मिल जाएंगे। ये इनकी कौन सी वरीयता के वोट हैं, दूसरी वरीयता के वोट हैं। अब यहाँ पे इनके 47 हो रहे हैं और सी के 53 हो रहे हैं, तो ये 53 वाला दूसरी वरीयता के द्वारा न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है और ये विजयी घोषित हो जाता है। ये पद्धति क्या कहलाती है, एकल हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय। जो वोट डालने जाता है वो चॉइस के आधार पे वोट करता है, ए बी सी, फर्स्ट चॉइस ए, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। दूसरा व्यक्ति गया, उसकी फर्स्ट चॉइस ये हो सकती है, सेकंड ये हो सकती है, थर्ड ये हो सकती है। तीसरा गया, उसकी ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। इस तरह से ये वरीयता होती है। और फिर न्यूनतम कोटा जैसा हमने उदाहरण में समझा है, इस तरह से। तो न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है तो फिर द्वितीय वरीयता के वोट काउंट होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के प्रथम वरीयता के वोट सबसे कम होते हैं वो मुकाबले से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब इस प्रत्याशी की दूसरी वरीयता के वोट, कौन सा प्रत्याशी, जो पहली वरीयता में सबसे कम वोट प्राप्त किए थे, अन्य प्रत्याशियों को हस्तांतरित किए जाते हैं। और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई प्रत्याशी कोटा अर्जित न कर ले, न्यूनतम कोटा अर्जित न कर ले। तो ये पद्धति कहलाती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एक बार दोबारा देखते हैं कि निर्वाचक सभी प्रत्याशियों के सम्मुख अपनी वरीयता अंकित करते हैं। मतगणना के दौरान सर्वप्रथम प्रत्याशियों को मिले पहली वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यदि पहली वरीयता में ही कोई व्यक्ति न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है
तो अधिकतम वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजयी घोषित होगा। यदि न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया तो फिर क्या होगा कि द्वितीय वरीयता के वोट काउंट होंगे और जो व्यक्ति पहली वरीयता में सबसे कम वोट प्राप्त करता है उसको मुकाबले से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा और उसके दूसरी वरीयता के वोट अन्य प्रत्याशियों की हस्तांतरित किए जाते हैं। यह क्रम चलता रहता है। तो ये थी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आगे के वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक